हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई विल पर। और इसके पहले आपने देखा कि हमने 2019 एवं 2018 के दोनों पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं, वो भी काफ़ी डिटेल में करवाए हैं। और आपको इन पेपर से ये अनुमान लग गया होगा कि जो रिपीटेशन है वो एमपीपीएससी में काफ़ी होता है। और अगर आप इस बात को अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो आज का जो हम 2017 का पार्ट 1 सॉल्व करने वाले हैं, इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको आप 2019 और 2018 वाले वीडियो में देखकर भी काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते थे। तो ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे तो हम उनका बहुत ज़्यादा डिटेल में आंसर नहीं देंगे, क्योंकि उसके लिए आप 2019 एवं 2018 के ऑलरेडी जो वीडियो पढ़े हैं उनको जाकर वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम 2017 का पेपर यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 2017 का आयोग की साइट से डाउनलोड किया गया पेपर है और आज हम इसको सॉल्व करेंगे। 2017 को पार्ट 1 है हमारा वीडियो होगा और इसको यहाँ हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ उसमें गलती महसूस हो रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इतना डिटेल आपको नॉर्मली कहीं मिलेगा नहीं। तो अगर आप सच में इतना डिटेल देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो पर रुकिए, और अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमी बता सकते हैं और हम उस कमी को बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे और उसको सुधारने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चालू करते हैं आज हमारा 2017 का जो पार्ट 1 ए है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो सवाल है वो दिया गया है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। ठीक है, गाजी मलिक के बारे में पूछा गया है, तो पहले ये पता होना चाहिए कि गाजी मलिक है कौन। ठीक है, इसके बाद उसका वंश पता होना चाहिए कि ये किस वंश से था। तो बात की जा रही है किसकी। अब आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी। इसका मतलब क्या हुआ, तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी दिए गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सल्तनत काल से संबंधित हैं, क्योंकि ये जो चारों वंश हैं ये सल्तनत काल से संबंधित हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कौन सा समय पीरियड की बात चल रही है, सल्तनत पीरियड की बात चल रही है। और सल्तनत पीरियड हमारा कब से चला था, तो सल्तनत पीरियड का जो नॉर्मल टाइम माना जाता है वो आप मान सकते हैं कि जो मोहम्मद गौरी हुए थे, तो मोहम्मद गौरी के बाद से मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से लेकर और जब तक बाबर नहीं आ गया तब तक सल्तनत काल ही चलता रहा। और इस सल्तनत काल में क्या हुए, 5 वंश हुए हैं। ठीक है, जो सबसे पहला वंश था वो हुआ था गुलाम, उसको हम बोलते हैं गुलाम। दूसरा जो हमारा हुआ था वो खिलजी। खिलजी के बाद कौन सा आया था, तुगलक। तुगलक के बाद आए थे सैयद, और सैयद के बाद आए थे लोदी। ठीक है, तो लास्ट में आए थे लोदी। तो आपको वंश पता चल गया सबसे पहले कि ये 5 वंश हैं सल्तनत काल में, और उसी में से गाजी मलिक के बारे में पूछा गया है, तो हमें बताना है। तो गाजी मलिक हैं, इन लोगों के क्या है कि शॉर्ट नाम रखते हैं ये लोग, इनके बहुत सारे नाम होते थे, एक नाम यहाँ दे दिया, अब आप कंफ्यूज हो गए। तो आपको थोड़ा सा डिटेल पता होना चाहिए इन लोगों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तुगलक। तो ये किस वंश से संबंधित थे, तुगलक वंश से गाजी मलिक। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है किसका, तुगलक वंश का, वो माना जाता है 1320 से लेकर 1414 तक का। कौन सा माना जाता है, 1320 से लेकर 1414। और अब गाजी मलिक के बारे में और डिटेल देखते हैं। तो आप गाजी मलिक के बारे में यहाँ पे हम आपको डिटेल बताएंगे कि गाजी मलिक कौन था, इन्होंने इनका नाम और भी नाम क्या थे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, गाजी मलिक की। तो यहाँ देखते हैं क्या, गाजी मलिक। ठीक है, अब क्या गाजी मलिक के और भी नाम थे, तो बिल्कुल थे गाजी मलिक के। इनको गाजी मलिक जब गद्दी पर बैठे थे तो इनको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद इनका एक और नाम देखने को मिलता है, वो था गाजी बेग तुगलक। क्या नाम था, गाजी बेग तुगलक। तो अब इसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्मली कि इनका असली नाम क्या है। तो इन तीनों नाम इन्हीं के हैं। ठीक है, इनने क्या किया था कि 1320 में इन्हें खुसरो शाह को हटाया था और दिल्ली के सुल्तान बन गए थे। और इन्हीं को क्या माना जाता है, तुगलक वंश का संस्थापक। क्या माना जाता है इनको, तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। और इनकी डेथ कब हो गई थी, 1325 में चल बसे थे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। अब इनके काम जो भी डिटेल है वो तो हम इसके बाद एमपीपीएससी सारा कंप्लीट करवाने वाले हैं प्रीलिम्स, तो उसमें देखेंगे ही। यहाँ पे आपको नॉर्मल चीज़ें अभी बताना हमारा काम है, तो वहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। अब जो 5 डायनेस्टी हमने बताई हैं, ये जो स्लेव था पहला, गुलाम वंश बोलते हैं जिनको, गुलाम। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। इनका जो टाइम पीरियड था वह था 1206 से लेकर 1290 एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी, मतलब ईसवी। दूसरा वंश था गुलाम के बाद आया था वो था खिलजी। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, आपको गुलाम वंश का तो आपको पता होगा कि गुलाम का कौन था सबसे पहले, तो गुलाम का कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब गुलाम के बाद खिलजी आ गया, खिलजी के बाद आए थे हमारे तुगलक। जो खिलजी वंश था ये चला था हमारा 1290 से लेकर 1320 तक, और 1320 से आ गए थे हमारे तुगलक। तो 1320 से लेकर 1414 तक, 1414 1414 ये चले थे हमारे तुगलक। और तुगलक का हमने बात कर ली है कि संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। चौथा आता है तुगलक के बाद सैयद।
ठीक है। सैयद की बात की जाए तो सैयद में क्या याद रखना कि सैयद वंश में संस्थापक कौन था, तो इसको खिज्र खां के नाम से जाना जाता है। कौन? खिज्र खां। और इनका जो टाइम पीरियड चलता है वो 1414 से लेकर 1450 तक चलता है, 1450 तक। पाँचवा जो लास्ट में इनके यहाँ पे आया था वो था लोधी डायनेस्टी। तो जो लोधी आए थे उनका संस्थापक उनमें कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। अब बहलोल लोधी का जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1451 से लेकर 1526। अब इसलिए आपको इतना डिटेल बताया जा रहा है क्योंकि MPPSC आपसे डेट भी पूछ सकता है, आपसे संस्थापक भी पूछ सकता है, आपसे इन सारे वंश का क्रम पूछ सकता है कि सल्तनत काल में सारे वंश का क्रम बता दीजिए आप। तो सैयद से पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। इतना आपसे अपेक्षा रखता है और इतना ही आपको कंप्लीट करके जाना है नॉर्मली। अब बात आती है हमारे दूसरे नंबर के सवाल की। तो दूसरे नंबर का जो सवाल है वो है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। क्या पूछा है कि भारतीय पुरातत्व, ठीक है। आप आर्कियोलॉजिकल साइट्स पढ़ते ही रहते होंगे कि भाई कौन कौन सी इंडिया में आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। अगर आप हिस्ट्री में रुचि लेते हैं तो ये सब तो पढ़ते ही होंगे और ज़रूरी भी है ये सब पढ़ना। तो अब पूछा गया कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो जो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम हुए ये कहाँ से संबंधित होंगे? ऑब्वियसली इंडिया के तो नहीं होंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि ये। और अपन पे राज किसने किया? इंग्लैंड वालों ने किया, तो ब्रिटेन के थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इनने क्या किया था कि जो ASI है जिसको हम बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके जनक हैं ये। भारतीय पुरातत्व के जनक या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक हैं ये, ठीक है। तो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इतना याद रखना है। और सबसे पहले इनने 1872 में ये काम चालू किया था। क्या किया था? सर्वेक्षण का काम, ठीक है। अब इनमें जो बाकी नाम आए उनको भी देख लेते हैं। जो जॉन मार्शल हैं, तो ये जॉन मार्शल क्या है? ये ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया, इसके क्या रहे थे? महानिदेशक। क्या रहे थे? इसके महानिदेशक रहे थे आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ। तो ASI के महानिदेशक कौन रहा? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल सर थे वो ASI के महानिदेशक रहे। और इनके फेमस क्या है? इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा, एक हड़प्पा स्थल सुना होगा आपने, एक मोहनजोदड़ो सुना होगा। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। वो कब किया था? 1921 में। ऐसे ही मोहनजोदड़ो की बात आती है। मोहनजोदड़ो जिसका हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो के लिए कौन जाना जाता है? RD बनर्जी मतलब राखल दास बनर्जी, ये 1922 में। तो ये जो दो खोजें हुई थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी, हड़प्पा की दयाराम साहनी द्वारा और मोहनजोदड़ो की RD बनर्जी द्वारा 1922 में। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना इनको कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हुआ था, ठीक है। और ये महानिदेशक रह चुके थे। अब बात आती है मार्टिमर व्हीलर की। तो मार्टिमर व्हीलर ये भी पुरातत्वविद थे। ये पुरातत्वविद थे और ये फेमस क्योंकि हैं क्योंकि इनकी एक बुक है बहुत ही फेमस, उसका नाम है द इंडस सिविलाइजेशन। क्या है बुक का नाम? द इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। द इंडस सिविलाइजेशन जो इनकी बुक का नाम है। अब जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप कौन था? तो आपको एक चीज़ याद होगी कि एक टी पैंथेलर या फैंथलर, हिंदी में लिखते हैं फैंथलर और इंग्लिश में पैंथेलर पढ़ते हैं उनको। तो जो टी फैंथलर महोदय थे, इनने क्या किया था? 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज की थी, लेकिन ये पढ़ नहीं पाए थे टी फैंथलर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले 1837 में पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने, क्योंकि इसकी भाषा कौन सी थी? ब्राह्मी और खरोष्ठी, ठीक है। ब्राह्मी एवं खरोष्ठी में लिखे गए थे अभिलेख। तो इसको पढ़ा सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने था, लेकिन खोजा टी फैंथलर महोदय ने था 1750 में, और पढ़ पाए थे 1837 में जेम्स प्रिंसेप। तो इसलिए ये फेमस हो गए थे। ऐसे जॉन मार्शल की इतनी बात की थी, तो जॉन मार्शल की भी एक दो बुक हैं जो आप याद रख सकते हैं। एक बुक है आ गाइड टू तक्षशिला, यहाँ पे लिख देते हैं आ गाइड टू तक्षशिला, है ना, तक्षशिला, ठीक है। अ गाइड टू तक्षशिला, ये इनकी बुक है जॉन मार्शल की। और इसके अलावा एक बुक है इनकी द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गंधार, ठीक है। क्या है? द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गंधार, ठीक है। तो इतना इन सभी के बारे में याद रखना। और आपको एक जगह पे इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इसको यूटिलाइज कीजिए। आप वीडियो को थोड़ा देखिए आराम से, क्योंकि आपको एक साथ इतनी जगह नहीं मिलेंगे कहीं भी। आप कोई बुक भी परचेस करोगे ना, तो आपको उसमें केवल एक ही सॉल्यूशन जो दिया गया होगा, जो आंसर होगा उसी का सॉल्यूशन दिया होगा। एक जगह सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो आप थोड़ा सा इस बात के इंपॉर्टेंस को समझिए और वॉच कीजिए। अब बात आती है राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया। तो पहले आपको पता है कि बहुत प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। किसी को राजा दे दिया, खुश करने के लिए होता है सब, और क्या है। किसी ने अच्छा काम किया उसको उपाधि दे दी, ताकि सोशल क्या है कि सोशली उसकी जो छवि है वो बनी रहे। तो उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति और प्रेरित होगा अच्छे काम करने के लिए। तो जो राम मोहन राय थे, इनने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म किए हैं, सामाजिक सुधार। तो इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। वो अकबर नहीं है, ठीक है, हुमायूं अकबर वाले अकबर नहीं है, ये दूसरे अकबर, इसलिए अकबर द्वितीय लिखा है, ठीक है। तो राजा की उपाधि दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, ठीक है। अब राम मोहन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे राम मोहन राय का नाम आया, तो राम मोहन राय तो बहुत ही फेमस कैरेक्टर, मतलब एक पर्सनैलिटी कह सकते हो आप। तो इनने क्या किया था कि सती प्रथा जो होता है,
क्या होता है, सती प्रथा। सती प्रथा के अलावा और क्या था, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, चाइल्ड मैरिज। इन सभी चीज़ों का इनने विरोध किया था। इनने बोला था सती प्रथा को समाप्त किया जाए, पर्दा प्रथा को रोका जाए और बाल विवाह ना किए जाए, मतलब कम उम्र में विवाह ना किया जाए। और इनने क्या किया था, जो एक काम किया था वो था कि विधवा विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था कि जो विधवा स्त्री हो जाती है, जिसका पति मर जाता है, उसको दोबारा से विवाह करने की अनुमति दी जाए। और राम मोहन राय जो बहुत फेमस हुआ इनका 1828 का ब्रह्म समाज, तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। तो इनको याद रखना राम मोहन राय के बारे में। इतनी बातें, ये नॉर्मल सी बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। औरंगजेब की बात की जाए तो औरंगजेब कौन थे, तो आपको पता है एक सीक्वेंस चलता है, ये मुगल वंश के थे। मुगल वंश में सीक्वेंस ऐसा चलता है कि बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब मुगल मुगल साम्राज्य में ऐसे किसके लड़के थे, शाहजहां के औरंगजेब। तो और इनको क्या नाम से जाना जाता था, आलमगीर नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने क्या किया था, तीर्थकर जो था, तीर्थ करने के लिए उसको पुनः लागू कर दिया था, जो तीर्थकर था। ठीक है, इनके समय में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक थे, हिंदू मनसबदार। अब ये सबसे ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर माने जाते हैं कि भैया इनसे खतरनाक कोई हुआ नहीं मुगल वंश में, कि लोगों को ऐसे ही मरवा देते थे, कुछ भी कर देते थे, और बहुत ही ज़्यादा कट्टर थे, सर्वाधिक कट्टर माने जाते हैं। लेकिन इन्हीं के समय में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक कितने थे, 33% हिंदू मनसबदार थे, जो कि अकबर के समय भी नहीं थे, जबकि अकबर ने दीन इलाही जैसा धर्म चलाया था। ठीक है, और इन्हीं को औरंगजेब को रक्त पिपासु शौन बोला जाता है, रक्त पीने वाला बोला जाता है। ठीक है, और औरंगजेब के बारे में बोला जाता है कि दक्षिण भारत के नासून ने औरंगजेब का अंत कर दिया, क्योंकि दक्षिण भारत को विजित करने के चक्कर में औरंगजेब की सारी ज़िंदगी चली गई और ये उसको जीत नहीं पाए थे। अब बात की जाए रॉबर्ट क्लाइव की, तो ये बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे। कौन थे, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, प्लासी वार हुआ था, 1757 में हुआ था प्लासी वार, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। महात्मा गांधी सभी कोई जानता है। महात्मा गांधी की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनको जानने के लिए, और इनको हम यहाँ पे पढ़ के इनके महत्व इंपॉर्टेंस को हम कम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं। बेसिकली आप कुछ फैक्ट याद रख सकते हैं यहाँ पर कि जो महात्मा गांधी हैं, ये दक्षिण भारत मतलब दक्षिण अफ्रीका में भी रहे, वहाँ पे इन्होंने नस्ल भेद का विरोध किया था। उसके बाद जब इंडिया आए तो बारदौली सत्याग्रह में भी ये इनडायरेक्टली रूप से जुड़े रहे, क्योंकि वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल का डायरेक्टली रोल था। उसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह हो गया, मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। इनके जो मेन मूवमेंट माने जाते हैं वो माना जाता है असहयोग आंदोलन से चालू हुआ। इन्हें असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन के बाद इनका जो फेमस रहा वो सवनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च यात्रा की थी इनने। सवनय के बाद इनका जो भारत छोड़ो आंदोलन रहा वो बहुत फेमस माना जाता है। तो इन सभी की डिटेल्स हम बाद में भी देखेंगे, और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा चौथे नंबर का कि 1909 का अधिनियम संबंधित था। तो अब मैंने कहा था आपसे कि जो हमने 2019 और 18 का पेपर करवाया उसमें ये सब चीज़ें इतना डिटेल में बता चुके हैं कि इनको फिर से यहाँ पे उतना डिटेल में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर आपने यहाँ वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए, उन वीडियो को विजिट कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ठीक है। और तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 1909 का अधिनियम बेसिकली था क्या। तो ये प्रथा मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से था। यहाँ पे सीधा सा अंग्रेजों का मतलब ये था कि मुस्लिम है, मुस्लिमों को अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर बांट दो, इनको संप्रदाय के आधार पर बांट दो, ये कंट्री कभी चल ही नहीं पाएगी। अंग्रेजों का सीधा मतलब ये था कि पहले इनको लूटो, लूटने के बाद ये आगे भी ग्रो ना कर सकें, कभी अपनी कंट्री को आगे ना ले जाएं, इसलिए इनको इनके यहाँ जातिकरण है तो जातिकरण का फ़ायदा उठाया जाए। तो उन्होंने सांप्रदायिकता का बीज बोया था। यहाँ पे क्या बोया था, सांप्रदायिकता, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 1909 के एक्ट को ही क्या बोलते हैं, मार्लियामेंटो बोलते हैं, ये भी सुना होगा आपने कि मार्लियामेंटो अधिनियम 1909 वाले को ही बोला जाता है। और सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या किया गया था, सबसे पहले इतना याद रखना आप 1900 में, और डिटेल चाहिए आपको तो पुरानी वीडियो में जाके देख लेगा। विकेंद्रीकरण की बात की गई है। तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि केंद्र से शक्तियों को बांटा जाए, है ना, विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण द्वारा क्या होता है कि छोटे जो क्या बोला जाता है, मतलब छोटे स्तर पर शक्तियों को बंटवारा किया जाए, ठीक है। विकेंद्रीकरण मतलब राज्य जो प्रांत हैं, प्रांतों को शक्तियाँ प्रदान की जाएँ। द्वैध शासन, द्वैध शासन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। द्वैध शासन हमने पढ़ा था कि कब सबसे पहले आया था, तो 1919 के एक्ट में आया था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। और इसके बाद क्या हुआ था, अगर वैसी बात की जाए तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1961 का है, उसमें बॉम्बे मद्रास में लाया गया था, लेकिन वो इस प्रकार का नहीं था, वो बॉम्बे मद्रास के लिए था अलग से, तो उसको हम काउंट नहीं करते यहाँ पे। द्वैध शासन सबसे पहले जो माना जाता है वो 1919 का माना जाता है, ठीक है। तो इतना हमें याद रखना है यहाँ पे। और द्वैध शासन होता क्या है, द्वैध शासन का मतलब होता है कि दो स्तर पे शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाए। जैसे कि आप मान सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा था कि बंगाल का जो नवाब है तो वो नवाब बना रहेगा वहाँ पे, और साथ में लेकिन शासन कौन चलाएगा, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएगा। तो वो द्वैध शासन हो गया इस प्रकार से, जो मतलब बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी उस समय पर, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला सवाल है हमारा कि 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था।
तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी, अब आपको पता है मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध के पहले भी 2 युद्ध लड़ चुका था, एक 1191 में, एक 1192 में। तो 1191 में जो लड़ा था वो तराइन का फर्स्ट युद्ध था, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं उसको। जो सेकंड था उसे बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड, ठीक है। तो प्रथम जो युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसे माफ़ कर दिया था और ये वापस चला गया था। लेकिन अगले में ने पृथ्वीराज चौहान को ख़त्म कर दिया, मतलब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया अगले में। तो क्या हुआ कि भैया राजपूत हो, राजधर्म निभाओ अपना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई आपको मार के चला जाए। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने, जो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, जो चंदावर का युद्ध लड़ा था जयचंद ने। अब जयचंद था कौन? जयचंद पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की लड़की संयोगिता को भगाकर अपहरण करके शादी कर ली थी, तो ये उनके हो गए ससुर साहब। अब ससुर जी हो गए। अब ससुर जी ने पृथ्वीराज चौहान के लिए बुलाया कि भैया मोहम्मद गौरी मदद कर दीजिए, ये भगा के ले गए हैं हमारी लड़की को, अब कुछ तो कीजिए। तो कुछ नहीं कर दिया उनने, पहले पृथ्वीराज चौहान को कर दिया, उसके बाद इनको भी निपटा दिया कि भैया आप भी क्यों रह जाएँ, आप भी बराबर के हिस्सेदार बने। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है जयचंद, ठीक है। अगला सवाल आता है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ये हम पहले भी क्वेश्चन वाला अभी कंप्लीट कर चुके हैं इसी वाले पेपर में। तो हमने देखा था कि जो 5 वंश हुए हैं इसमें एक वंश का नाम नहीं दिया गया जो कि गुलाम है, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश था वो रहा था सबसे पहले 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद आया था खिलजी, तो खिलजी रहा था 1290 से लेकर 1320। तुगलक था, तुगलक कब से कब तक रहा था? तो तुगलक के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये 1320 से लेकर 1414 तक रहा था, 1414। सैयद वंश रहा था वो 14 से लेकर 1450 तक रहा था, और 1450 से लेकर 1526 तक लोधी वंश रहा था। तो अब सबसे कम आपको कौन सा दिख रहा है? 1290 से 1320 केवल 30 साल होते हैं, बाकी सारे ज़्यादा ही होंगे, आप काउंट भी कर सकते हैं। तो जो सबसे कम रहा था वो खिलजियों का रहा था। किसका रहा था? खिलजी वंश का रहा था। अगला सवाल आता है, अगले सवाल पे बात करते हैं। उसमें लिखा है कि क्या लिखा है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब किसका नाम आ गया? डफर, मतलब डफरिन, सॉरी अंग्रेज हैं तो क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपनी इतनी रिस्पेक्ट की है तो थोड़ी बहुत तो निकल ही जाती है। विंग इंडियन निकल सकती है, क्या कर सकते हैं। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो लॉर्ड डफरिन, अब डफर नाम से याद करना कि डफर अब खैर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ना जोड़ा जाए तो ठीक है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डफरिन ने। किसने की थी INC की स्थापना? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुई थी। की तो थी A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम जो हैं इन्होंने कांग्रेस और मतलब क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, लेकिन लॉर्ड डफरिन के समय पे हुई थी। इतना याद रखना है आपको कि लॉर्ड डफरिन उस समय कौन था? वायसराय था। इतना याद रख लेंगे आपका काम चल जाएगा। ये रहे थे 1884 से लेकर 1888 तक, इतना याद रखना। और 1885 में INC की स्थापना हो गई थी। और इसमें जो याद रखने वाली बात है, रामकृष्ण मिशन भी दिया गया ऑप्शन, तो ये था 1897 में। अब आपको पता है रामकृष्ण मिशन लाया कौन था? तो स्वामी विवेकानंद। अब ट्रंप मत बन जाना यहाँ पे कि स्वामी विवेकानंद, ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में ही बोलना भाई सब, इतनी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ हैं। तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद इस समय पे कौन था, अगर पूछ लिया जाए कभी आपसे, तो इस समय पे था वो एल्गिन सेकंड था। एल्गिन सेकंड वायसराय थे उस समय पे। अब ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना तो ये 1906 में हुई थी। बंगाल विभाजन के बाद ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और इस समय पे जो थे वो थे मिंटो सेकंड। अब ये मिंटो वो नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली मिंटो मूवी, ठीक है, तो यहाँ वाले ये मिंटो हैं, ये याद रखना, मिंटो सेकंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ये ह्यूम ने की थी, मतलब ठीक है, इतना भी हो गया। प्रथम जनगणना की शुरुआत, तो इसमें 2 फैक्ट याद रखने हैं। अगर प्रथम जनगणना पूछा जाए, अगर ऑफिशियल पूछा जाए तो 8081 है, और इसमें है वो लॉर्ड रिपन है, इनको सज्जन रिपन भी बोले जाते हैं। भारत के उद्धार के लिए काफ़ी कुछ काम किया था इनने। अगर अनऑफिशियल पूछा जाए, अनऑफिशियल, तो ये हुई थी 1872 में, और ये हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय, अनऑफिशियल 1872। और 1881 से लेके अभी तक चल ही रही है। 1881 से हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, और प्रथम हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। इतना याद रखना आपको। और टोटल 15 जनगणना हो चुकी हैं अभी तक 2011 तक, और 2021 में होनी थी जो कि कोविड के कारण टल गई थी, तो इतना भी याद रखना। तो वो 2022 में होगी, मतलब इस साल होगी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो बात आ गई INC की। INC का थोड़ा बहुत डिटेल हमने देख ही लिया है, तो अब हम INC का और डिटेल देखते हैं। अब बात है इसमें जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता ही है कि भैया अगर नेहरू जी का नाम आया तो सबसे ज़्यादा यही बने होंगे 7 टाइम्स। कैन यू इमेजिन, मतलब 7 टाइम्स काफ़ी होता है। 7 टाइम बने थे जवाहरलाल नेहरू। अबुल कलाम आज़ाद हैं, 1923 में बने थे, दिल्ली का जो अधिवेशन हुआ था। आनंद मोहन बोस साहब थे, ये 1893 में बने थे, ये मद्रास वाले में बने थे। और 1914 में बने थे अपने भूपेंद्र नाथ बोस,
तो ये भी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इनने की थी। 1893 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के यही माने जाते हैं, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। 1923 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी दिल्ली में हुआ था, उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेहरू जी ने 7 टाइम की है। अगर पहला पूछ लिया जाए कि फर्स्ट कौन था तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, इतना याद रख सकते हैं। व्योमेश सर थे 1885 में। अब बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है हमारा, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो इसलिए हमने पहले देख लिया था, नियमित हुई थी 1881 से, अनऑफिशियल हुई थी 1872 से। तो 1881 इसका करेक्ट आंसर है। और रिपन के टाइम हुई थी, ये भी याद रखना, ठीक है। हर 10 साल में होती है, 2011 तक 15 हो चुकी हैं, इतना भी हमने आपको बता दिया। 10वें नंबर का जो सवाल है वो है हमसे कि इनमें से किस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो आपको पता है कि 1930 से लेकर 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अब 3 गोलमेज सम्मेलन बैठक थी अंग्रेज़ों और भारतीयों की, मेनली कांग्रेस को आमंत्रित करने की बात थी, लेकिन कांग्रेस में केवल दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था जिसमें महात्मा गांधी थे, उसके अलावा उन्होंने बाइकआउट कर रखा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं। तो इसमें है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू सर थे, इनने भाग नहीं लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। अब पहला जो हुआ था उसका डिटेल देख लेंगे कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को, ठीक है। 12 नवंबर 1930 को हुआ था फर्स्ट, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, बोले हम नहीं लेंगे। सेकंड कब हुआ था? सेकंड हुआ था 7 सितंबर 1931, नवंबर और सितंबर, 7 सितंबर 1931, एक साल बाद। इसमें महात्मा गांधी, ये पेन परेशान कर रहा है हमें, महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। महात्मा गांधी के अलावा अगर कुछ नाम याद रखने हैं तो आप याद रख लेना, जो महादेव देसाई हैं, उनके अलावा मालवीय है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय हो गए, बिड़ला हो गए, घनश्याम बिड़ला जो थे, घनश्याम बिड़ला हो गए। उनके अलावा मीरा वैन का नाम भी मिलता है, मीरा वैन, तो एक लेडी है, इनका नाम रख सकते हो याद कि सेकंड अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, तो मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसका बाइकआउट किया था। थर्ड हुआ था कब? 1932 में। इसमें कांग्रेस ने फिर से भाग नहीं लिया, इतना याद रखना है। और इन तीनों में एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों में भाग लिया था, वो थे अपने भीमराव अम्बेडकर सर, BR अम्बेडकर। तो इतना डिटेल इसके लिए पर्याप्त होगा। अगली बात करते हैं कि कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब पूछा गया है कि कैस्पियन सी है क्या? तो कैस्पियन सी है क्या? सबसे पहले सागर लिखा है तो इसका मतलब समुद्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है झील, लेक है। क्या है? लेक है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर को बोला जाता है। तो इतना याद रखना कि वर्ल्ड बिगेस्ट लेक कौन है? कैस्पियन सागर। एरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बताने के लिए 4,30,000 वर्ग किलोमीटर, इतनी बड़ी फैली हुई है, अब आप समझ सकते हैं। अब इसकी बात की जाए कि सीमा कहाँ से बनाता है, कहाँ से नहीं बनाता है, तो इतना आपको याद रखना है। तो इसके लिए हम आपको अलग पेज पर ही ले चलते हैं, मैप ही बना के दिखा देते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो कैस्पियन सागर कुछ इस टाइप का है, अगर आप देखेंगे मैप में तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत वर्ल्ड मैप पे और इंडिया के मैप को सीखना ज़रूरी होगा। अगर आप थोड़ा सीख के रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, इतना आप मान के चल सकते हैं और मानना भी चाहिए। चलिए तो बात करते हैं, जो इस साइड पे है कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान के अलावा इस साइड है वो है रशिया के बाद बात करते हैं, इस साइड है तुर्कमेनिस्तान के बाद नीचे जो है वो है यहाँ से यहाँ तक पूरे में ईरान, और ईरान के बगल में जो है ईरान का पड़ोसी वो है इराक के बाद अगर याद रखना है तो यहाँ पे सऊदी अरब याद रख सकते हैं, सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब यहाँ पे रशिया हो गया, ईरान है इसका पड़ोसी। इराक किससे सीमा नहीं लगा रहा, देख लो, इसको हम अलग पेन से दिखा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस को और कम कर लेते हैं। तो यहाँ तक ये जो रेड है, ये सीमा लगती है इससे ईरान की, इराक की सीमा नहीं लगती, इतना याद रखना आप लोग। इस साइड का जो बचता है, इस साइड इसकी सीमा लगती है अजरबैजान से लगती है इसकी, ठीक है। अजरबैजान का पड़ोसी यहाँ पे आर्मेनिया, कौन है? आर्मेनिया, इतना याद रख सकते हैं। अजरबैजान से जो लगता है इस साइड वो है जॉर्जिया। अभी ये क्यों बताते जा रहे हैं और भी बताएंगे, इसका रीजन भी बताएंगे। जॉर्जिया के बगल में यहाँ पे पूरे में है ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी। और ब्लैक सी के यहाँ पे क्या है? क्रीमिया वो है जिसको 2014 में रूस द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। और यहाँ पे एक है सी ऑफ अजोव, ये अभी बहुत चर्चा में रहा है, सी ऑफ अजोव, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यूक्रेन,
तो इस सवाल को इतना ज़्यादा मैपिंग बताने का मतलब यही था कि ताकि हम यूक्रेन तक भी पहुंच जाएं, यूक्रेन विवाद भी देख लें। तो ये रशिया है, इस साइड रशिया ने क्रीमिया को 2014 में मिला ही लिया था। इस साइड क्या है, ब्लैक सी है, इस साइड सी ऑफ एजोव है, छोटा सा सागर है सी ऑफ एजोव। इस साइड यूक्रेन है जहाँ पे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे अपना सवाल पे आ जाते हैं। इसमें पूछा गया है अजरबैजान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, ठीक है। तो अजरबैजान पूछा गया तो अजरबैजान की लगती है। ईरान, इराक दोनों ऑप्शन में दिए हैं, यहाँ पे ईरान की लग रही है, लेकिन इराक की सीमा ईरान से तो लगती है, लेकिन किससे नहीं लगती, जो सवाल में पूछा गया है उससे नहीं लगती है, मतलब कैस्पियन सी से नहीं लगती, ठीक है। इराक की सीमा नहीं लगती, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, तो बाकी सबकी लगती है। तो बस इस प्रकार से यहाँ पे मैं आपको नोट कर सकते हैं अपने में। तो अजरबैजान की लग रही है, ईरान की लग रही है, इराक की नहीं लग रही, कजाकिस्तान की लग रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, इराक। क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, सी, इराक। अब ईरान और इराक कैसे याद रखोगे, तो मान लीजिए ए है इंडिया, ए इंडिया हो गया, तो इंडिया के जो पास में पड़ता होगा इस साइड उसको याद रखना, वो क्या है, ईरान, और जो बाद में पड़ता है वो है इराक। तो इराक को लिखते हैं आई, इराक, और इसको लिखते हैं IRAN। तो पहले एन आता है कि क्यू आता है, तो पहले एन आता है, तो इंडिया से पहले कौन आएगा, एन आ गया, और फिर कौन आ गया, क्यू। तो ईरान और इराक कैसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अगला सवाल है कि कयाल क्या है। तो कयाल जो है वो है केरल के लैगून। कयाल क्या है, केरल के लैगून है। लैगून क्या होते हैं, लैगून वो क्षेत्र होते हैं जो समुद्र से लगे होते हैं और जहाँ पे समुद्र का पानी आता जाता रहता है, ठीक है। मतलब एक मैड टाइप की बना लेते हैं, जैसे खेतों में मैड होती है ना, उस टाइप की मैड बना लेते हैं। मान लीजिए ये समुद्र है पूरे में यहाँ पे, अब यहाँ पे छोटी छोटी मैड बना ली यहाँ पे, ताकि यहाँ पे समुद्र का पानी पहुँचता भी है और निकल भी जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं लैगून, कयाल क्या है, तो केरल के लैगून है ये, मतलब एक टाइप की झील होती है, यहाँ पे झील है, लेक, तो आप इसको लेक मान सकते हैं। और इनको बैक वाटर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैक वाटर्स। केरल में बहुत सारे बैक वाटर्स फेमस हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ पे बैक वाटर्स हैं जहाँ पे समुद्र का जल जाता है, एक लेक है, वहाँ से बाद में निकलता भी रहता है। अब बात की जाए कि सबसे बड़ा जो केरला का लैगून है वो है, उसका नाम है वेम्बनाड। वेम्बनाड ये सबसे बड़ा है केरला को। छोटी की बात की जाए तो है उपला, ठीक है। वेम्बनाड सबसे बड़ा लैगून है केरला का और उपला है वो सबसे छोटा है। अब बात की जाए इसमें कि वर्ल्ड में कौन सा है, तो वर्ल्ड में याद रखना ब्राज़ील है अपना। ब्राज़ील कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा सीमाएं बनाने वाला, मतलब सबसे ज़्यादा देशों से जुड़ता है, वो है ब्राज़ील। और ब्राज़ील का यहाँ पे है कौन सा, लेगोआ डॉस पैटोस, लेगोआ डॉस पैटोस, इतना याद रखना, लेगोआ डॉस पैटोस है कयाल सबसे बड़ा लैगून यहाँ पे है ब्राज़ील में वर्ल्ड का। इतना काफ़ी है आपके लिए। अब इसमें और जो मैदान बात आई है, तराई मैदान। तो तराई मैदान क्या होता है, जैसे भावर में जो नदियाँ बहती हैं तो वो भावर में क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वहाँ पे चट्टानें बहुत बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनके नीचे से बहती हैं। अब वो दोबारा से निकल आती हैं तो वो तराई मैदान में निकल आती हैं वापस से, ठीक है। जो इंडिया, नेपाल, भूटान है, ठीक है, और जो यमुना से ब्रह्मपुत्र तक का है घास, तो ठीक है, उसको आप तराई मैदान से जोड़कर देख सकते हैं। तराई मैदान का जो उत्तरी क्षेत्र होता है उसको भावर बोला जाता है, इसका उत्तरी क्षेत्र होता है वो होता है भावर। अब और क्या याद रखने वाला है, यहाँ पे इतना याद रखते हैं। गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा तो आपको पता ही है कि गंगा नदी, फिर उसमें यमुना मिलती है, ऐसे कर करके उस साइड से फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र मिलती है और अंत में सुंदरवन का डेल्टा ये बनाते हैं। मतलब जहाँ पे नदियाँ धीरे से समुद्र में मिलती हैं और वहाँ पे अवसाद का जमाव करती हैं, वहाँ डेल्टा बनता है। दक्षिण पठार की रेगड़, रेगड़ बोलते हैं काली मिट्टी को। अब काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था, तो आपको पता है कि लावा से हुआ है। लावा मतलब ज्वालामुखी के उससे हुआ है। ब्लैक सॉइल, और इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, रेगोर को ब्लैक सॉइल या कैटन सॉइल भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, आयरन अधिक होता है और आयरन के अलावा नाइट्रोजन, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं और सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से बनता है। तो इतना आप याद रख सकते हैं। अगली बात आती है, अगली बात है हमारे सवाल की 13वें नंबर का है प्रश्न। उसमें है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दिया गया ऑप्शन भी देख लेते हैं। कैनियन है वो नदी बिल्कुल बनाती है, जीवजन वायु बिल्कुल बनाती है, एनशेल वर्ग हिमनद ये भी एयर द्वारा बनता है, मोरन हिमनद ये सही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ बहुत सारे देख सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में हमें फिर से पढ़ाने ही है। तो यहाँ पे इनसेल वर्ग का यहाँ पे याद रखना कि इनसेल वर्ग एयर द्वारा ही बनता है और रेगिस्तान में बनता है, इतना याद रख लेना, आपकी डेजर्ट में बनता है, ठीक है। उतना आपके लिए काफ़ी होगा अभी के लिए। बाकी अगर आपको याद रखना है तो मैं ऐसे वर्बली बता देता हूँ कुछ चीज़ें। जो नदी होता है एक गार्ज कैनियन बनाती है, घाटियाँ बनाती है, जलप्रपात बनाती है, पाथहोल बनाती है, मेंडस बनाती है, डेल्टा बनाती है, गोखोल झील बनाती है, और क्या बनाती है, संप्राय मैदान बनाती है। जो जीवजन वायु होता है इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दो नाम याद रखना, वरखान और लोयश, ये बहुत पूछे जाते हैं, वरखान, लोयश और इंसेल वर्ग। तो इंसेल वर्ग वायु से बनता है, ठीक है, इससे नहीं बनता हिमनद से। हिमनद की बात की जाए तो हिमनद से जो बनता है वो है यू शेप वैली, यू आकार की घाटी बनती है, ड्रमलिन बनता है, ठीक है, मोरन बनता है, ये सब याद रखना, ए बनते हैं हिमनद से, इतना याद रख सकते हैं आप। अगला स्ट्रोम्बोली है एक। तो स्ट्रोम्बोली क्या है, एक एक्टिव ज्वालामुखी है, मतलब जागृत ज्वालामुखी है। एक्टिव ज्वालामुखी क्या होता है कि जिससे लावा निकलता रहता है धीरे धीरे, वो कभी भी फट सकता है, वो एक्टिव वोल्केनो होता है। तो सुप्त ज्वालामुखी क्या होता है,
कि हो सकता है एक लंबे टाइम बाद इसमें ज्वालामुखी उद्भेदन चालू हो जाए, लेकिन अभी सोया है। निर्वापित ज्वालामुखी क्या होता है? ये डेड ज्वालामुखी होता है कि अब इसमें कभी भी उद्गार होगा ही नहीं। ये है क्या? डेड, खत्म इसका काम। प्रसुप्त मतलब मे बी और मे बी नॉट, ठीक है, ऐसा मामला होता है। तो स्ट्राम्बोली पता चल गया आपको। स्ट्राम्बोली है कहाँ का? इटली का है, ITALY, इटली, इटली का हो गया अपना स्ट्रोम्बोली। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है ज्वालामुखी? तो इसको आप कह सकते हैं दरार या मुख, मतलब पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि जो भी बाहर आते हैं, बस। और प्रसुप्त इसको बोलते हैं डोरमेंट, जागृत को बोलते हैं एक्टिव, मृत को बोलते हैं एक्सटिंक्ट या फिर बोलते हैं डेड, ठीक है। इटली का एटना, जो इटली का स्ट्रोम्बोली है, और इसके अलावा एक और है, कौन सा है? एटना। ये दोनों ही जागृत ज्वालामुखी मतलब एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि इनसे लावा उद्गार होता रहता है। और स्ट्रोम्बोली क्या है? ये भूमध्य सागर में सिसली, सिसली एक द्वीप है, द्वीप का नाम है सिसली, एक द्वीप का नाम है। वहाँ पे एक लिपारी द्वीप है, लिपारी द्वीप पर ये स्ट्रोम्बोली स्थित है, तो इसको याद रख लेना आप, लिपारी द्वीप, ठीक है, लिपारी द्वीप याद रख सकते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी, इतना बोलते हैं इसको। और ज्वालामुखी से क्या बनता है? देखो ज्वालामुखी यहाँ पे छोटा छोटा होता है, तो ये होता है क्रिएटर, मतलब इस प्रकार का होता है। अब इस क्रिएटर में जब पानी भर जाता है, इसका आकार बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं कार्डिलेरा। क्या बोलते हैं इसको? कार्डिलेरा। इसको भी हम ज्वालामुखी को तो अलग से पढ़ने ही वाले हैं, तो देखेंगे वहाँ पे भी। बाकी बहुत सारे ज्वालामुखियों के नाम भी वहाँ पे बता दिए जाएंगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये याद रखना है, 1974 में किया गया था। 1980 में जो आया था 1980 का, तो इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। 1981 में आया था, ये था कौन सा था? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। 1974 का हो गया वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 3 पता चल गए। इन 3 के अलावा अगर आपको और याद रखने हैं, तो आप याद रखना एक 1986 का, तो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एक 2002 में आया था, तो ये था वर्ल्ड डाइवर्सिटी, मतलब वो जैव विविधता जो मनाया जाता है ना, उसी के लिए, तो इसको आप याद रखना, बायोडाइवर्सिटी। तो ये 2002 में आया था जैव विविधता वाला। इसके अलावा आप याद रखना कि जैव विविधता कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और क्या है अपने यहाँ पे डेट? एक मिलता है 1973 में, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर याद रखना। एक 1992 का प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखना, ठीक है, इतना याद रखना। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पूछ लिया जाए तो 1972 का है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये तो यहाँ पे सॉल्यूशन देना था, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। इसके अलावा इन सब की डिटेल भी मैं आपको दूंगा आगे, जब MP अभी स्टार्ट करने वाले हैं इन सब पेपर्स के बाद, तो वहाँ पे हम आपको डिटेल देंगे। तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि आपको बाकी जानकारी भी मिल सके। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, उससे जनसंख्या घनत्व निकलता है। तो ये जो भारत में था 382 था 2011 की जनगणना के अनुसार। MP की बात की जाए तो MP में 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, इतना याद रख सकते हैं, 236 MP में था। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 2011 के अनुसार कितनी थी? तो 1210569,573 ऐसे थी, इतना ही थी, 1210569,573, हाँ ओके। MP की बात करें तो 726,26,809, 7,26,26,26,809 ये MP की थी, इतना याद रख सकते हैं। तब बात आती है 17वें नंबर के सवाल की। इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लिपुलेख, ये दर्रे दिए गए हैं, एक्चुअली ये दर्रे हैं। दर्रे मतलब पासेस, पासेस मतलब जाने का रास्ता, 2 पर्वतों से बीच के जाने का रास्ता, ठीक है, दर्रे पासेस। तो लिपुलेख जो है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से एक कोई गलत है, बाकी सब सही है, इतना बताना है हमें। तो क्या लिपुलेख उत्तराखंड में है? बिल्कुल है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है? गलत है। रोहतांग हिमाचल में है? पालघाट केरला में? बिल्कुल सही है। तो जो नाथुला है, नाथुला है हमारा सिक्किम में, कहाँ पे है? सिक्किम में। लिपुलेख उत्तराखंड में है, ठीक है, तो लिपुलेख हमारा उत्तराखंड में ही है। अब जम्मू कश्मीर इसमें दिया नहीं गया, तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे हैं जिनको हम अलग से लिखवा देंगे। वैसे वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है उनके नाम आप वर्बली सुन सकते हैं कि जो जिला है, बनिहाल है, वुलजिल है, और पीर पंजाल मिलता है, काराकोरम भी मिलता है वहाँ पे। अगर हिमाचल की पूछ लिया जाए तो हिमाचल में रोहतांग आपको पता चल गया। रोहतांग के अलावा वहाँ पे शिपकीला है और बड़ा लाचा है, शिपकीला, और कौन सा है? बड़ा लाचा, शिपकीला और बड़ा लाचा, ये दोनों भी हैं। अब ये पालघाट की बात की गई है, तो पालघाट केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, तो इसको ये केरला में इंक्लूड कर सकते हैं। भोरघाट और थालघाट की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे देखेंगे, तो महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे देखेंगे थालघाट आप पहुंच जाएंगे। और भोरघाट की बात की जाए वो महाराष्ट्र में है। अरुणाचल, और यहाँ पे उत्तराखंड दिया गया, तो उत्तराखंड में जो है हमारा वो लिपुलेख है,
और यहाँ पे एक माना दर्रा भी है, उत्तराखंड में माना दर्रा है। सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में हमारा नाथुला है और जयलेपला है, जयलेपला, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो नहीं दिया गया वो है अरुणाचल है। तो अरुणाचल में भी बहुत सारे हैं, जो कि बोमडिला, दिफू और यांग्याप हैं। बोमडिला, दिफू और यांग्याप, ये 3 हैं। इतना याद रखना है अभी आपको, और इनको हम मैप द्वारा समझाएंगे। आपको मैपिंग का एक अलग से चैप्टर करवा देंगे, जो कि आपको थोड़ा बहुत उसमें बल्ड कर देंगे। बाकी इंडिया और एमपी का ज़्यादातर रहेगा उसमें पोर्शन। संप्राय मैदान संबंधित हैं, तो पैनी प्लेन बोलते हैं इनको, संप्राय मैदान को पैनी प्लेन बोला जाता है, ठीक है। और एक इसके द्वारा होता है, रिवर द्वारा होता है। रिवर क्या होती है, बह के जाती है, और जो थोड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे रहते हैं इनको प्लेन कर देती है, सपाट कर देती है, थोड़े बहुत ऊंचे जो मिट्टी के टीले होते हैं। तो ये समुद्र तट के निकट होते हैं, ठीक है। संप्राय मैदान कहाँ बनते हैं, समुद्र तट के निकट स्थित मैदान है, जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। तो नदियाँ काटती जाती हैं, आपको पता ही है कि नदियाँ मिट्टी को काटती हैं अपने बहाव द्वारा, और छोटे मोटे पहाड़ी टीले काट देती हैं, जिनको हम मोनेडनॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनेडनॉक। ये होते हैं छोटे छोटे टीले ऐसे रेत के, इनको काटती हुई बहती जाती हैं। तो ये नदी से संबंधित है, इतना याद रखना है आपको। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो आपको पता है हमारा दक्षिण भारत हो गया ऐसे। जौनासार पहाड़ी दिया गया है, तो जौनासार पहाड़ी नहीं है, गारो नहीं है, नीलगिरी ठीक है, जयंती गलत। तो इसका करेक्ट आंसर है वो तो हो गया नीलगिरी पहाड़ी। अब नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है और बाकी सारी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये भी पता होना चाहिए। टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति का देख लेते हैं कि टोडा जनजाति जो है, इसको टोडा के अलावा भी 2 नाम दिए जाते हैं। एक नाम दिया जाता है बड़ागा, बड़ागा के अलावा इसको जो नाम दिया जाता है वो है कोटा। तो बड़ागा और कोटा 2 नाम और इसको दिए जाते हैं। जो जौनासार पहाड़ी हैं, तो जौनासार पहाड़ी हैं हमारी उत्तराखंड में, तो यहाँ आप यूके जाएंगे तब आपको मिलेंगी जौनासार पहाड़ियाँ। गारो खासी जयंतियाँ, तो गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आप उत्तर पूर्व में जाएंगे, ठीक है। तो मेघालय जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चेरापूंजी मौसम राम बरसा वाले स्थान है, वहाँ पे गारो, फिर खासी और फिर जयंतियाँ। ऐसे आपको 3 पहाड़ी क्रम से मिल जाएंगे, गारो खासी जयंतियाँ। अब यहाँ पे नीलगिरी, तो नीलगिरी हमारे यहाँ पे नीलगिरी है, जो कि तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे है वो है हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसका जो टोडा जनजाति है वो यहीं पे निवास करती है, और टोडा जनजाति को ना बोड़गा और कोटा बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा पशुपालन करते हैं। पशुपालन में भी इन्हें भैंस बहुत पसंद है, भैंस पालना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये तमिलनाडु में निवास करते हैं बेसिकली, तमिलनाडु। अब नीलगिरी तमिलनाडु और केरला दोनों के बॉर्डर पे है, तो तमिलनाडु केरला पाइन तो दोनों जगह जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु इसका बेसिकली आंसर ज़्यादा है, ठीक है। इतना याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं उनको भी हम कवर करवाएंगे मैप वाले चैप्टर में। अब बात है रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है, ठीक है। पूछा गया है रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। तो ये जो है ये सऊदी अरब में। सऊदी अरब की लोकेशन हम मैप में अभी कुछ देर पहले बनाए थे, वो दिखा भी चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो कैसा बनाया था, ईरान, यहाँ पे इराक और यहाँ पे सऊदी, ऐसे था। सवाल आता है अगले सवाल में 21वें नंबर में हमसे पूछा गया कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है। वानस्पतिक मतलब इसका वैज्ञानिक कह सकते हैं, वानस्पतिक कह सकते हैं। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लूँ। तो पूछा गया है कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो है पेपेवर्स सोमनिफेरम। पेपेवर्स सोमनिफेरम अफीम का वानस्पतिक नाम है। इसके अलावा जो एम्बल का ऑफनेलिस दिया गया है, ये आंवला का होता है, वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम आंवले का है। रोवेल्फिया सर्पेंटाइना है, तो इसको हम बोलते हैं सर्पगंधा। ये रक्तचाप में काम आता है, रक्तचाप है, ठीक है। सिनकोना स्पीसीज, इसमें आपको पता है कि कोनेन नाम की दवा बनाई जाती है बुखार के लिए, मलेरिया के लिए। अगला है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित कब हुआ। तो चेचक की बात की जा रही है, तो ये 1980 में विश्व में चेचक से उन्मूलन घोषित हो गया था, ठीक है। चेचक होता कैसे, वायरस से होता है। और इसमें क्या बड़ी माता छोटी माता आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, तो उसको वायरोला मेजर और वायरोला माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरोला मेजर, वायरोला माइनर, ठीक है। तो वायरोला मेजर मतलब बड़ी माता, वायरोला माइनर मतलब छोटी माता। और 1796 में इसका 1796 डेट कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसका आप नाम याद रख सकते हैं, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने इसका टीका बना लिया था चेचक का, ठीक है। तो चेचक का उन्मूलन हो गया, फिर WHO ने घोषित कर दिया 1980 में। 1979 में ही हो गया था, लेकिन WHO जब तक घोषित नहीं करेगा तब तक माना नहीं जाएगा। और इसका जो WHO है, WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो यह है जेनेवा। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जेनेवा। और क्या है, वर्तमान में इसकी जो उप महानिदेशक हैं वो अपने यहाँ की, इसलिए थोड़ा याद रखना, सौम्या स्वामीनाथन, इनको बनाया गया है उप महानिदेशक। अगला है हमारा कि जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज क्या है। तो जीवाणु का भोजन करने वाला है ना, तो जीवाणु का भोजन मतलब जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है। इतना याद रखना कि जीवाणु भोजी पूछा गया है, अगर विषाणु भोजी होता है तो मतलब विषाणु को भोजन करने वाला जीवाणु, तो उल्टा पूछा गया जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, तो जीवाणु को संक्रमित। पूंछयुक्त जीवाणु क्या होता है, तो यहाँ पे तो इसको बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक है, इस टाइप का होता है, ऐसे पूछ रहते हैं इसके। नवनिर्मित जीवाणु, तो
इसको भी कोई मतलब नहीं है, नवनिर्मित जीवाणु मतलब एक छोटा है, इससे 2 छोटे छोटे जीवाणु बन जाते हैं ऐसे। अब विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है, यहाँ पे विषाणु भोजी तो है नहीं। अगला है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री कहाँ होगा, जहाँ पे कुछ निषेचन या इस टाइप की कोई क्रिया होगी, जो कि कहाँ होगी, परागकोश में होगी। कहाँ पे होगी, परागकोश में ही हो पाएगी। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें इसको मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। और इसमें विभाजन के पश्चात ना 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं, 4 संतति कोशिकाएं, और वो चारों क्या होते हैं, डॉटर सेल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, डॉटर सेल्स होती हैं। और कहाँ पे होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक प्राणियों में। और इसकी डिटेल हम बता देंगे सारी की बाद में। अगला है ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। तो ध्वनि तरंगें, अब ध्वनि तरंगों का सबसे तेज कहाँ जाएंगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा कि जहाँ पे कुछ होगा कि कैसे, मतलब माध्यम होगा, माध्यम होना चाहिए कोई ना कोई ध्वनि तरंगों के लिए, नहीं तो बिना माध्यम के कैसे ट्रैवल करेंगे। तो पहला याद रखना कि अगर वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, मतलब जहाँ कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, वहाँ पे गमन नहीं करती, बिना माध्यम के नहीं चलती। सबसे तेज होता है इनका ठोस में। ठोस में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो जो नॉर्मल याद रखना है वो याद रखना है 5130 मीटर पर सेकंड होता है, ये होता है लोहा में। द्रव में और गैस में तो ध्वनि तरंग कहाँ सबसे ज़्यादा तीव्र प्रगमन होता तो ये ठोस में है, सॉलिड में ध्वनि तरंग। द्रव में तो लिक्विड में अगर जल की बात की जाए तो जल में जो इनकी स्पीड होती है वो हो जाती है 1483 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो कितनी कम हो गई ठोस से, 5130 1483। गैस की बात की जाए तो इसका 332 मीटर पर सेकंड, आपको पता ही है एयर में, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड। तो सबसे तेज ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, निर्वात में नहीं जाते। अगला है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम आंख का डायग्राम बना के यहाँ इतनी छोटी जगह में उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके बाद हमारा साइंस का जो पोर्शन है MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस में, वहाँ पे हम बाकायदा आपको आंख का डायग्राम बना के उसकी हर एक चीज़ स्पष्ट रूप से समझाएंगे। तो कृपया आप थोड़ा बने रहना और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इसका आंसर है वो है दृष्टिपटल रेटिना। ये तो सब लोग पढ़ते आए कि दृष्टिपटल रेटिना पर बनता है। ठीक है, जिस एरिया पे पड़ता है उसको सेंट्रेलिस की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रेलिस बोलते हैं। जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसको हम सेंट्रेलिस बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं आँख में, आपको पता होगा। आइरिस होता है, आइरिस के अलावा और क्या होता है, परिताल, मतलब परितालिका को आइरिस बोलते हैं। उसके अलावा कॉर्निया होता है, एंटेरियर चैम्बर होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं, सिलेरी जोन्यूल होता है, विट्रियस बॉडी होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, क्रोइड होती है, स्क्लेरा होता है, कांच अपद्रव होता है। तो इन सब चीज़ों को हम इतनी छोटी जगह पर कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अगला है कि मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं। तो जो गुर्दे होते हैं मानवों में वो एक्सक्रीशन के अंग हैं। और एक्सक्रीशन इसमें 5 अंग शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना कि एक्सक्रीशन में और क्या क्या याद होता है। गुर्दे मतलब जिनको किडनी बोलते हैं। किडनी के अलावा इनमें लंग्स होते हैं। लंग्स के अलावा इनमें स्किन होता है। स्किन के अलावा यकृत होता है, यकृत को बोलते हैं लीवर। लीवर के अलावा क्या होता है, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये 5 एक्सक्रीशन के होते हैं। रेस्पिरेशन में पूछ लिया जाए तो इसमें हमारे नोज़, माउथ, ये सब होता है। नोज़, माउथ, फेरेंक्स, लेरेंक्स ये सब गले में पाए जाते हैं। लंग्स तो उसमें हो गया था ना। ठीक है, अब बात आती है न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है आपको पता है, क्या क्या लेना पड़ता है न्यूट्रिशन में। प्रोटीन, विटामिन, कार्ब्स, वाटर, फाइबर्स। ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या होता है, ब्लड होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, इतना याद रखना। अगला जो हमारा 28 नंबर का सवाल है वो उसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो प्रोटोजोआ द्वारा जो होता है वो होता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, उसके द्वारा हमें मलेरिया होता है। कौन सा, प्लाज्मोडियम। मादा एनाफिलीज रिस्पॉन्सिबल होती है, जो मच्छर है वो मादा एनाफिलीज। नर मच्छर नहीं काटता, मादा ही काटते हैं, तो कटवाना मत मच्छर से। तो कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, और इसमें इसकी बात हो गई। हैजा की बात की जाए तो इसमें विब्रियो कॉलेरी करके एक होता है, विब्रियो कॉलेरी, CHO होता है यहाँ पे, CHO कॉलेरी। ठीक है, तो विब्रियो कॉलेरी होता है। डिप्थीरिया के लिए जो होता है वो कॉलिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉलिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। अब बात की जाए निमोनिया की, तो निमोनिया होता है डिप्लोकस न्यूमोनी। कौन सा होता है, डिप्लोकस न्यूमोनी।
ठीक है, इतना याद रखना। अगली बात आती है 29 संबंध द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो जो ठोसों में होता है वो चालन द्वारा होता है, तो ठोस ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, जहाँ जहाँ ठोस होगा। गैस एवं द्रव इसका करेक्ट आंसर है, तो गैस एवं द्रव है इसका वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो ठोसों में होता है वो होता है चालन द्वारा, इतना याद रखना। ठोसों में चालन, जैसे अपन कड़छी है, कड़छी चलाते हैं खाना बनाते समय, तो वो धीरे धीरे ऊपर तक गर्म होने लगती है ना, तो वो चालन विधि के द्वारा होता है, वो ठोस होती है। ठीक है, अब बात आती है गैस एवं द्रव की, तो इनमें अंतर क्या आता है मेनली, तो जो ठोस में होता है वो चालन द्वारा होता है, गैस एवं द्रव में वो संवहन द्वारा गैस एवं द्रव में होता है। और जो विकिरण होता है, विकिरण 3 विधियाँ होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण। और विकिरण जो होता है उसमें क्या होता है कि माध्यम अनिवार्य नहीं है इसमें, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इलेक्ट्रो जैसे सूर्य का प्रकाश है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल, ठीक है। और ये सबसे तेज होता है, विकिरण होता है वो सबसे तेज होता है, उसके जो चालन होता है वो सबसे स्लो होता है, विकिरण सबसे तेज होता है, और संवहन होता है वो बीच का बीच होता है, इससे तेज होता है, इससे कम होता है। ठीक है, आगे याद रखेंगे कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे विटामिन के नाम दिए गए हैं और उनकी खोज करते देंगे। तो विटामिन ए मैकुलम बिल्कुल सही है, विटामिन बी मैकुलम ठीक है, विटामिन सी जो है वो जेम्स लैंड सही है, और पॉल मुलर है ये डीडीटी के थे। ठीक है, और विटामिन डी का जो किया था वो किया था किसने, हॉपकिंस ने। विटामिन डी के थे वो हॉपकिंस ने आविष्कार किया था, और डीडीटी जो है वो पॉल मुलर ने किया था। और डीडीटी है क्या, ये मलेरिया येलो फीवर के लिए बनाई गई थी दवाई, कीटनाशक टाइप का आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो था डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। क्या था इसका फुल फॉर्म, लिख लेना आप लोग, याद मतलब अभी नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ठीक है, अगली बात आती है 31 नंबर के सवाल की, इसमें लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो ये डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की शक्ति होती है, लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है, तो पावर ऑफ लेंस 1/f होता है। ठीक है, कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का होता है, पता ही है आपको, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला। ल्यूमन जो होता है ये ब्राइटनेस ऑफ द लाइट बल्ब के लिए होता है, काय का, ब्राइटनेस ऑफ लाइट बल्ब। जो ईएन होता है, ईएन की बात की जाए तो ईएन क्या होता है, ईएन होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 32 नंबर का है, किसे एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, आपको पता ही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है, पेंसिल में भी होता है, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्यूप्राइट जो होता है वो तांबे का अयस्क है, किसका, तांबे का अयस्क है। हेमेटाइट है, हेमेटाइट हमारा लोहे का अयस्क है। और जो क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, इतना याद रखना। अगला है हास गैस है, तो हास गैस होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जिसको सुंघा दो तो वो आदमी हंसता रहता है कुछ देर, इसका मतलब पागल नहीं हो जाता, बस हंसता है। तो इसको हम बोलते हैं N2O भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, N2O या NOx, ये 2 नाम भी इसके हैं, अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो ये भी याद रखना। और इसकी जो खोज की थी वो की थी प्रीस्टले ने, एक नाम मिलता है प्रीस्टले डाल दिया, प्रीस्टले नाइट्रस ऑक्साइड। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है इसको हम बोलते हैं बीज संक्रामक या ऑक्सीकारक, प्रणोदक, कुछ भी बोल सकते हो आप, प्रणोदक बोल सकते हो, ऑक्सीकारक बोल सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसका क्या होता है H2O2। कार्बन मोनोऑक्साइड इसको CO होता है, इसमें ज़्यादा देर इसके अंदर रहोगे तो दम घुटने से बेहोश हो जाओगे, उसके बाद ज़्यादा टाइम तक रहे तो मर भी जाओगे। और इसका मैथेनॉल निर्माण में होता है, मैथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग में होता है। फॉस्जीन, सल्फर डाइऑक्साइड का आपको पता ही है कि ये पृथ्वी तक में किया जाता है इसका यूज, SO2 इसका फॉर्मूला है। पेपर उद्योग में किया जाता है, किसमें, पेपर उद्योग में। अब 34 नंबर का जो सवाल है हमारा उसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा जो 34 नंबर का सवाल है वो हमसे कहता है कि तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इससे अत्यधिक मात्रा में होती है। तो अत्यधिक मात्रा में ऐसा क्या होता होगा, तो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है कि जल जाता है। और ये बनती कैसे है, अब जैसे बिजली चमकना, और बिजली चमकती कैसे, आवाज़ कैसे आती है, तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, विद्युत आवेश तो रहता ही है, आवेश तो रहेगा ही, ठीक है, आवेश रहता है, और उसका डिस्चार्ज होना, ठीक है, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, और जब डिस्चार्ज होगा तो आवाज़ आती है कड़कड़ा, तो उसे तड़ित कहते हैं। अब जो बिजली चमकती है उसका मेनली कारण क्या है, उसका कारण होता है बादलों की नमी, बादलों में है नमी, ठीक है, तो अब नमी है और वहाँ पे हवा और जो जलकण है उनके बीच होता है घर्षण, क्या होता है, घर्षण, किन के बीच, हवा, पैन कहाँ गया, हवा एंड जलकण, हवा और जलकणों के बीच होता है घर्षण। अब घर्षण होता है तो घर्षण से क्या पैदा होती है, बिजली, और बिजली से क्या होता है, जो जलकण है वो हो जाते हैं आवेशित, मतलब उन पे आ जाता है आवेश, आवेश मतलब हो गए चार्ज। अब कुछ हो गए पॉजिटिव चार्ज, कुछ हो गए नेगेटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव टकराएंगे तो फिर चमकेगी बिजली, और बिजली इतनी तेज़ चमकती है कि 300 किलोवाट प्लस भी जा सकती है, ठीक है, इतना याद रखना आप लोग। उसमें ऊर्जा का नॉर्मल याद रख लीजिए कि कोई पदार्थ है वो ठंडा या गर्म होता है तो उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम उसमें ऊर्जा मानते हैं, और इसको जूल या कैलोरी में विभक्त करते हैं। रासायनिक ऊर्जा है तो जो बारूद बनाते हैं वो केमिकल एनर्जी द्वारा होता है, या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस,
ये भी मैं आपको पुराने ऑप्शंस में बता चुका हूँ। तो रासायनिक एनर्जी वहाँ होती है। नाभ की ऊर्जा का आपको प्रयोग पता ही है, नाभ की ऊर्जा की प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन ये नाभ की ऊर्जा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, नाभ की विखंडन मतलब न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन से नाभ की ऊर्जा में बढ़ गया जाता है। अगला है कि जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय तजामुल इस्लाम किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बहुत फेमस हुई थी उस टाइम पे। इसका आंसर है बी, किक बॉक्सिंग। ठीक है, इतना याद रख लेना। इनने गोल्ड जीता था, इटली में प्रतियोगिता हुई थी। इन सब जो स्पोर्ट्स बाकी सब दिए गए हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। और इनका हम एमपी का खेलकूद वाला जो 8वीं हमारी यूनिट है एमपी की प्रीलिम्स की, उसमें खेलकूद का एक चैप्टर दिया गया है जो कि हम अलग से करवाने वाले हैं। तो वहाँ पे हम आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि पारसी क्लब की स्थापना किस खेल की परंपरा से प्रारंभ हुई? तो ये क्रिकेट से प्रारंभ हुई थी। आपको पता है कि पारसी क्लब जो है वो पहला क्लब था एमपी का, जो कि कब बना था हमारा 1890 में। कब बना था? 1890 में। कहाँ पे? इंदौर में। इंदौर में 1890 में हमारा पारसी क्रिकेट क्लब बना था, एमपी का फर्स्ट। और 1941 में फिर आपको याद होगा कि जो C.K. नायडू थे उनके नेतृत्व में होलकर क्रिकेट स्टेडियम बना था, होलकर क्रिकेट। तो ये बना था 1941 में, इतना याद रखना। ठीक है, और उसमें टाइम कौन था? यशवंत राय होलकर थे, इतना। और बाकी यहाँ पे जो अदर स्पोर्ट्स नाम दिए गए हैं इनकी टर्मिनोलॉजी मैं आपको अलग से दूंगा ही, तो वहाँ पे आप याद कर लेना इनकी टर्मिनोलॉजी, क्योंकि वो हमेशा पूछी जाती है। आपसे कोई शब्द दिया जाएगा खेल का, पूछा जाएगा या किस खेल से संबंधित है या नहीं है, तो आपको वहाँ पर वो सवाल बन पाएगा। अब जैसे क्लब है तो एमपी में होलकर वाला क्लब है, तो ये होलकर क्रिकेट का 1941 में हो गया। अब एमपी में बैडमिंटन की बात की जाए तो बैडमिंटन जबलपुर में है, ये 1946 में JVL जबलपुर, इससे मान लेना। ठीक है, बैडमिंटन हो गया। टेबल टेनिस की आप बात करें कब की? टेबल टेनिस की बात करें तो ये 1957 में, ये भी जबलपुर में था, लेकिन अब वर्तमान में इंदौर में शिफ्ट कर दिया गया है टेबल टेनिस को। ऐसे एमपी में हॉकी जो है तो वो कहाँ पे? वो भी जबलपुर में है। इतना याद रखना आप इन सब चीज़ों में। और जो एमपी का क्रीड़ा परिषद है वो 1960 में बना था, आपको पता होगा। उसका पुनर्गठन 84 में हुआ था, फिर 2011 में भंग कर दिया गया था, और 2011 में एमपी खेल प्राधिकरण बना दिया गया था। उसका अध्यक्ष खेल मंत्री होता है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? इसकी पूरी डिटेल हम बहुत बार दे चुके हैं आपको, लगभग 2 बार, पिछले 2018 और 2019 दोनों के पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसमें अभी तक 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे उन सब की डिटेल देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पे उन क्वेश्चन की डिटेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दी है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में पहले हॉकी स्टेडियम था, फिर इसको बदल के क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया था, और रूप सिंह मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? तो जो हमारे अमिताभ विजयवर्गीय सर हैं, तो अमिताभ विजयवर्गीय ये हमारे क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, इंदौर के हैं। इंदौर के कहाँ के? इंदौर के। और क्रिकेट एमपी के क्रिकेट है, वहाँ के कैप्टन भी रह चुके हैं। एमपी का जो क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन। अगला सवाल है 40वां कि 1987 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था? तो पहले नाम दिए जाते थे क्रिकेट वर्ल्ड कप को, वर्तमान में तो नहीं ऐसा दिया जाता, क्योंकि अब कोई एक स्पॉन्सर नहीं होता है। उस टाइम पे एक स्पॉन्सरशिप एक के पास ही रहती थी। तो जैसे IPL वगैरह होता है कि वीवो IPL हो गया, ठीक है, तो उनमें IPL में अभी भी स्पॉन्सरशिप चलती है, किसी एक ने खरीद लिया, लेकिन वर्ल्ड कप है उसमें स्पॉन्सरशिप इस प्रकार से नहीं रह गई, तो इसलिए पहले लेकर नाम दिए जाते थे। तो रिलायंस कप नाम था 1987 वाले का। उसके बाद 1997 में हुआ था, तो उसका नाम था विनर्स कप। ठीक है, विनर्स कप था, और वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। 41 सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को 1994 में अर्जुन मेडल मिल गया था, और 2014 में इन्हें भारत रत्न। और सचिन तेंदुलकर को कौन कौन से अवार्ड किस वर्ष में दिए गए, ये भी हम पहले वाले बता चुके हैं, और एक क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो प्रारंभ है वो 1930 से हुआ था। इसके पहले अलग अलग नाम चलते रहे हैं इसके, कई बार नाम चेंज हुआ है। और जो चालू हुआ था 1930 में कनाडा के हैमिल्टन से स्टार्ट हुआ था, और 1958 में इसका नाम बदल दिया गया था। 1958 में इसका नाम बदल के राष्ट्रमंडलीय खेल किया गया था। कहा किया गया था? राष्ट्रमंडलीय खेल। और 1978 में राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडलीय और फिर राष्ट्रमंडल, इतना याद रखना। 43 है कि कौन सा देश T20 विश्व कप का कभी भी विजेता नहीं रहा? तो ये क्वेश्चन पुराना पूछा गया, उस टाइम के करंट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया नहीं था, लेकिन वर्तमान में 2021 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान सभी जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, और इनके अलावा कौन जीत चुका है? इंडिया जीत गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ भी जीता है, वेस्ट इंडीज़ 2 बार जीता है, तो वेस्ट इंडीज़ भी जीत गया। वेस्ट इंडीज़ के अलावा श्रीलंका जीता है, और बाकी ये सारे जीते हैं। बस इनके अलावा जो टीम रह जाती हैं 1 2 3 4 5 6 टीमें तो वैसे ही हो गई। इसके अलावा और कोई जीता है क्या? वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका। ठीक है, इनके अलावा
और कोई नहीं जीता, तो बाकी जो टीमें रह गई उनको देख लेना। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप करती है तो इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इसको वीडियो चैट भी कह सकते हैं, लेकिन MPPSC ने इस आंसर को करेक्ट माना था। वैसे ये भी सही आंसर है, लेकिन MPPSC ने माना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो अपन को भी मानना पड़ेगा, अपनी थोड़ी चलेगी, आयोग की चलेगी ना। अगला है कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो वेब ब्राउज़र पूछा है तो गूगल ऐप्स है, ये एप्लीकेशंस हैं, तो ये वेब ब्राउज़र नहीं है। ओपेरा, विवाल्डी, मोजिला फायरफॉक्स ये सभी वेब ब्राउज़र बिल्कुल हैं, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो इनको। और कौन कौन से हो सकते हैं वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा मोजिला दिया ही है यहाँ पे, ओपेरा भी दिया है, ओपेरा के अलावा सफारी, आपने गूगल सफारी यूज किया होगा, गूगल क्रोम यूज किया होगा, विवाल्डी यूज किया, ये सब वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। इन सबको भी वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन, इन सब की डिटेल हम पहले ही वीडियो में दे चुके हैं। 2018 का पेपर आप चेक कीजिए, 2019 का, उन सब में रिपीटेड क्वेश्चन है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, आप पुराने पेपर को उठा के देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इनका इतना सारा डिटेल वहाँ पे दिया है मैंने कि यहाँ पे उतना डिटेल देने की आवश्यकता है ही नहीं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इसको हम ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जानते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से, जो क्या करते हैं, पासवर्ड चोरी कर लेते हैं, पासवर्ड प्राप्त कर लेते हैं, फिर आपके अकाउंट को रुपये ऊपर निकाल लेते हैं, तो उनको ब्लैक हैट है। वाइट हैट एथिकल हैकर होते हैं, ठीक है, तो इनका आप याद रख सकते हो। ये इसकी डिटेल हम पहले दे चुके हैं, हैकर वाला सारा कुछ, तो आप वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। डकडगो है, डकडगो क्या है, एक सर्च इंजन है, 2008 में बना था, और वैनवर्ग। अब जो सर्च इंजन है उनकी पूरी लिस्ट में बनवा चुका हूँ, वहाँ पे पुराने क्वेश्चंस में वो सॉल्व करवा चुका हूँ, इसलिए वहाँ पे मैं नहीं करवाऊँगा। अगला है ईथरनेट का एक उदाहरण है, तो ईथरनेट किसका उदाहरण है, ये पूछा गया। तो ईथरनेट लैन का उदाहरण है, लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो वाईफाई होता है इसका होता है वायरलेस फिडेलिटी, इसका भी फुल फॉर्म होता है, तो इतना याद रखना, वायरलेस फिडेलिटी। अब इनका काम क्या है, जो लैन होता है वो लोकल एरिया में काम करता है, जैसे लोकल एरिया से मतलब क्या हो गया, कॉलेज हो गया, कॉलेज का कैंपस हो गया, या हॉस्पिटल हो गया, तो इतने छोटे एरिया के लिए लैन पर्याप्त होता है, मतलब यहाँ तक इसके सिग्नल आराम से ट्रैवल करते हैं। जो मैन होता है, मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, मतलब कोई एक आप मान सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब एक छोटा सा स्मॉल टाउन या सिटी मान सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल टाउन या सिटी, यहाँ पे मैन काम करता है। वो जो मैन वाइड एरिया नेटवर्क है कंट्री वाइज होता है, कंट्री में होता है, कॉन्टिनेंट में होता है, ऐसा होता है। वाईफाई तो आपको पता ही है वायरलेस फिडेलिटी का, कि ये क्या होता है कि जो राउटर होता है डायरेक्टली कनेक्ट होता है मॉडेम से और हब के रूप में काम करता है। अब बात है अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50वें नंबर का, उसमें पूछा गया है कि मॉडेम परिवर्तित करता है, तो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में, मतलब इसका करेक्ट आंसर है दोनों, ए तथा बी। इसका पूछा गया था ईथरनेट उदाहरण, तो लैन का था। मॉडेम एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में। अब इनमें अंतर क्या है, जो एनालॉग होते हैं वो काम करते हैं ऐसे, ठीक है, जो डिजिटल होते हैं वो कैसे चलते हैं, डिजिटल चलते हैं हमारा इस प्रकार, मतलब इसमें बीच की लाइन हटा दो आप, इसको हम इरेज कर देते हैं बीच की लाइन को। तो जो हमारा डिजिटल होता है वो चलता है ऐसे, एनालॉग चलता है ऐसे, डिजिटल, ए एनालॉग है, ए डिजिटल है। ये चलता है हमारा 01 01 001 ऐसे इस फॉर्म में चलता है। और ये क्या है, सिग्नल वेव है। ये जो एनालॉग होता है ये सिग्नल वेव है, और जो ए है ये है कंप्यूटर ट्रांसमिशन सिग्नल है। ये क्या है, कंप्यूटर ट्रांसमिशन सिग्नल, ठीक है, इतना याद रखना है इसके बारे में। तो ये मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर ये दोनों काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 2017 के। अगले 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए, अगर आपने 2019-18 का पेपर सॉल्व किया करवाया है, वो देखा है, तो आपको रिपीटेशन का महत्व समझ में आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आपको किस एरिया से कितना ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है। और आप अगर एक क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो मान के चलिए कि आपको 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन वहाँ पर रिपीटेशन में मिल सकते हैं। तो आपका सिलेक्शन है वो 5-10 क्वेश्चन बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका सिलेक्शन निर्धारित करने के लिए। भले आप वो पढ़ के जाएं, लेकिन अगर आप पहले से पढ़ लेंगे और इनको बहुत अच्छे से देख लेंगे इनका डिस्क्रिप्शन भी, तो आप मेरे ख्याल से वहाँ पे सही कर पाएंगे और आप इतना नंबर ला पाएंगे कि आप क्वालिफाई कर जाएं और मेंस लिख पाएँ, क्योंकि बिना मेंस लिखे ऐसे कोई मतलब निकलेगा नहीं खास। तो ठीक है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पुराने वीडियो को जाकर भी देखिए। आप पुराने MPPSC के जो भी वीडियो आपको मिलते हैं, इसके पहले 5 वीडियो अपलोड किए गए हैं, वो सारे जाके देखिए वहाँ पे, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, थोड़ा हेल्प हमें भी कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है हमारा पढ़ाना जायज़ है और हमें भी मेहनत करने का प्रेरणा मिलती रहेगी आपसे। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।